कुंदन भैया, जैसा अभी आज बहुत गेमा गेमी चल रही पूरे शहर में, हर किसी के कान लगा लगा के सुन रहे कि हो क्या रहा। विधायक भोपाल में है तो थोड़ी घबराहट हो रही है लोगों के, उनके समर्थकों में कि क्या है। और जहां तक जानकारों का मामला है कि आपकी एक याचिका तो खारिज हो गई है एआई। नहीं, याचिका तो खारिज नहीं हुई है, लेकिन हमने एक आवेदन जो लगाया था, जिसको न्यायालय की भाषा में IA कहते हैं, वो IA हमने लगाई थी कि कंचन तन्वे का जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उससे संबंधित रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट में पेश किया जाए, जिसको कंचन तन्वे के वकीलों की दलील के द्वारा माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया है। लेकिन इससे प्रकरण की प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में हमारे जो आरोप हैं या जिन बिंदुओं पर हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं वो स्थिर है, और उसमें किसी प्रकार की अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे ये लगे कि हमारी याचिका खारिज हो गई है। दरअसल कंचन तन्वे ने जो जाति प्रमाण पत्र चुनाव लड़ते समय पेश किया, वो एक दो नहीं कई सारी विसंगतियों से भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जाति प्रमाण पत्र जो है, हमारे भारत में दो ही ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें विवाह के पश्चात भी पति का नहीं बल्कि पिता का ही नाम लिखा जाता है। उसमें नंबर 1 एक जाति प्रमाण पत्र और दूसरा होता है पैन कार्ड, जो हमारा आयकर का पहचान होता है। ये दो ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें जाति प्रमाण पत्र और पैन कार्ड में पिता का ही नाम, विवाहित महिला के भी पिता का नाम लिखा जाता है। ये एक प्रचलित कानून है, स्थायी कानून और स्थिर कानून है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि कंचन तन्वे ने जो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक उसके अंदर यह है कि उसमें उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र पे प्रकरण क्रमांक लिखा जाता है, जो शासन की नोटबुक B-121 है जिसके तहत प्रकरण दर्ज किया जाता है और उसके बाद ही जाति प्रमाण पत्र जारी होता है, वो नंबर भी उनके जाति प्रमाण पत्र पर नहीं लिखा है। एक चीज। दूसरी चीज, उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर आज नहीं, जब हम ये याचिका लगाने जा रहे थे तभी 2023 के अंतिम माह में हमने सूचना के अधिकार में ये जानकारी लिखित में ली है SDM कार्यालय खंडवा से कि भाई आपके द्वारा जारी किया गया ये प्रमाण पत्र, इससे संबंधित आवेदन, प्रतिवेदन और जो भी दस्तावेज इससे संबंधित आपके कार्यालय में पेश किए गए हैं, उनकी सबकी हमको छाया प्रति उपलब्ध कराई जाए। खंडवा के SDM कार्यालय ने RTI के तहत हमको लिखित में जवाब दिया है कि कंचन तन्वे के जाति प्रमाण पत्र से संबंधित हमारे पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। और यही चीज हमने माननीय न्यायालय में IA के द्वारा मंगवाई थी कि रिकॉर्ड पेश किया जाए, और उनके वकील ने कल कहा भी कि साहब रिकॉर्ड तो होगा ही नहीं। यानी वो इस बात से अवगत है कि उनका रिकॉर्ड नहीं है। और मेरे पास तो लिखित में RTI के द्वारा दिया गया दस्तावेज है, तो मुझे उस बात में कोई चिंता नहीं है। अगर आज हमारी IA खारिज हुई है तो हम कल फिर जो हमारे पास RTI का दस्तावेज है वो न्यायालय के समक्ष रखेंगे एविडेंस के तौर पर, और हम न्यायालय से फिर उम्मीद कहेंगे कि साहब देख लीजिए, इनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। दो बात पूछता हूं मैं। पहली तो ये कि जैसे हम निर्वाचन आयोग जब चुनाव होता है, आप सर्टिफिकेट भरते हैं ना, जैसे निरस्त होना, तो तब वो जो ऊपर लिखा होगा कि पति का नाम मुकेश तन्वे लिखा होगा। बिल्कुल ठीक कहा। फिर अब जाति में जैसी पति का नाम आया, तो जो दस्तावेज जांच रहा था अधिकारी, जांच कर रहा था अधिकारी, जो रिजेक्ट करते हैं, तो वो सो रहे थे क्या कि वो? बिल्कुल सही कहा। ये बात आपने बबलू भाई बिल्कुल सही कही, और ये बात न्यायालय में सामने आ चुकी है। जब रिटर्निंग ऑफिसर चौहान साहब वहां पर आए थे गवाही देने, उनसे ये सवाल पूछा गया था, और निश्चित तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर कोई भी हो, ये उसकी व्यक्तिगत नहीं, ये उसकी शासकीय जिम्मेदारी है कि उसके सामने आने वाले प्रत्येक दस्तावेज का वो बारीकी से अध्ययन करे, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाए। लेकिन ऐसा लगता है कि उस समय उन्होंने जो है इस बात का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको ये देखना था कि उस पर प्रकरण क्रमांक दर्ज है कि नहीं है, उसमें पिता के नाम लिखा है कि नहीं है। वो इन सारी चीजों को उस समय उन्होंने अवॉइड किया और उनके नामांकन को जो है आगे बढ़ा दिया और पास कर दिया, जो भी किया। तो ये बहुत सारी विसंगतियां हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, और इसके लिए बाकायदा निर्वाचन आयोग की ओर से रूल्स रेगुलेशन बने हुए, उन्होंने उन रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं किया। ये बात सामने साफ नजर आती है।
तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जिस आज पेपर में आया कि फैसला सुरक्षित रखा और अभी हमारी वकील बिल्कुल साहब से ठीक कहा। बात हुई देखिए कि दोपहर 4 बजे तक तो जो है हाई कोर्ट जबलपुर की साइट पर यह दिखाया जा रहा था कि फैसला पेंडिंग है, होल्ड किया गया है, लेकिन 4 बजे के बाद उन्होंने रिजेक्टेड लिख दिया उसके ऊपर। इसका मतलब है कि हमारी आईए को उन्होंने खारिज कर दिया, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखेंगे इसके बारे में, हमारे वकील से चर्चा कर रहे हैं और ज्यादा होगा अगर हमको लगेगा कि अगर हम इस मामले में कहीं भी कमजोर अगर महसूस हो रहे हैं तो हम सीधा है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन अभी हमारे वकील इसको लेकर सब चीजों की छानबीन कर रहे हैं और जो दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है उन दस्तावेजों के प्रकाश में हम सारी चीजों को एक बार फिर अदालत के सामने ले जाएंगे, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। पर फिलहाल हमारी याचिका को इस आईए से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये भाजपा के नेताओं के द्वारा जनता के बीच में भ्रमित करने वाली जो खबरें फैलाई जा रही है, इससे हमारी याचिका पर और हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जो पूर्व विधायक के खिलाफ आपका प्रकरण था उसका क्या हुआ? अब इस बात को बबलू भाई मैं कई बार बता चुका हूं कि पूर्व विधायक के खिलाफ मेरा जो प्रकरण था वो 2 अलग अलग स्थितियों में था, है ना। एक स्थिति थी चुनाव याचिका की और दूसरी स्थिति थी एक रीट पिटीशन की। तो चुनाव याचिका तो 5 साल के बाद खत्म हो गई, लेकिन मेरी रीट पिटीशन जो है वो अभी भी चल रही है, क्योंकि उस रीट पिटीशन के अंदर मैंने बहुत स्पष्ट चीजें रखी थी। लेकिन उस रीट पिटीशन के अंदर जो है शासन के द्वारा 90 दिन का जो आदेश हाईकोर्ट ने किया था उसका पालन नहीं किया गया और 1.5 साल बाद 2 लाइन लिखकर हाईकोर्ट के अंदर जमा की गई कि साहब वो तो उसका फैसला हाईकोर्ट से 1990 में हो चुका है। जबकि मेरी रीट पिटीशन के ऊपर न्यायालय ने यह आदेश किया था कि इस प्रकरण की जांच की जाए। उन्होंने बिना जांच किए केवल 1990 के प्रकरण का हवाला देकर उस बात को खत्म करने की कोशिश की है, जिसके खिलाफ हम लगातार अभी अपनी बात हाई कोर्ट के अंदर रखे हुए हैं। आपने जैसे केस जो किया है वर्तमान विधायक के ऊपर, जाति प्रमाण पत्र को लेके किया है, कभी बच्चों की बातें आती कि उनके 2 की जगह 3 बच्चे। अब देखिए उसमें भी बड़ी विसंगति की बात यह है कि आपने मतलब कंचन तन्वेने जी ने जो अपना रिप्लाई हाई कोर्ट के अंदर पेश किया है, उन्होंने बड़ा दोहरे टाइप का अपना जवाब पेश किया। बच्चों के जहां तक सवाल है, भाई हमारा कहना यह था कि आप जिला पंचायत का जब चुनाव लड़ी तब आपने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, उसका आपने शपथ पत्र दिया। फिर आपने कहा कि विधानसभा के चुनाव में आपने कहा कि हमको लीगल एडवाइस दी गई, तो हमने अपने 3 बच्चे का जिक्र कर दिया। ठीक है भाई। फिर आपने उसी के अंदर यह भी लिखा कि मैंने अपनी तीसरी बच्ची को देखरेख करने के लिए जो है अपने देवर को दे दिया था। अब आपने अपने देवर को दे दिया था, देखरेख करने के लिए दिया था, लेकिन उसके आपने जितने दस्तावेज पेश किए उस बच्ची के, अपनी तीसरी बच्ची के जो दस्तावेज पेश किए, जिसमें उसका आधार कार्ड है, समग्र आईडी है, उसकी स्कूल कॉलेज की जो सारी चीजें हैं, सारे प्रमाण पत्र हैं, अंक सूची है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, उस सब में उसके पिता का नाम तो आपने अपने देवर का लिखवा रखा है। तो भाई ये कैसे हो सकता है? जब आप कहते हो कि वो मेरी जैविक संतान है, तो उसके पिता तो मुकेश हुए, उमेश कैसे हो गए? तो दोहरी बातें आपने खुद अपने जवाब में लिखी है। तो सवाल इस बात का है कि जिस बात की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि आपके जाति प्रमाण पत्र में आपके पिता का नाम होना था, आपने अपनी बेटी के अंदर भी वही गलती कर दोहरा दी। भाई आपकी बेटी का जाति प्रमाण पत्र जो आपने खुद हाईकोर्ट में पेश किया है, उसमें उसके पिता का नाम मुकेश की जगह उमेश लिखा हुआ है, तो वो भी अवैध हो गया। फिर तो उन्होंने गोद दिया होगा ना, उन्होंने अडॉप्ट किया। सवाल इस बात का है कि इस सारी प्रक्रिया का कोई उल्लेख किया क्या आपने? आपने लिखा टेक केयर, यानी देखरेख करने के लिए, आपने उसमें कोई उल्लेख नहीं किया। तो उस सब चीजों को तो आपने बाकायदा शपथ पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया है। तो विरोधाभास तो आपकी बातों में खुद ही आपने पैदा कर रखा है, हमने थोड़ी कर रखा है। ये 15 अक्टूबर को पेशी है शायद आपकी। 15 अक्टूबर की तारीख अभी दिखा रही है कोर्ट। हाँ। अब चूंकि कंचन तन्वे जी की गवाही होना है तो उनकी गवाही होगी, लेकिन उससे पहले जो भी हमारा कानूनी अधिकार है उन सारी चीजों को हम अपने स्तर पर रखेंगे कोर्ट के सामने। तो ये फिर आपको कब तक लगता है कि ये डिसीजन आ जाएगा? मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत ज्यादा समय बाकी है, बहुत जल्दी इसका निर्णय होगा, क्योंकि उनकी गवाही के बाद अब ऐसा कुछ बचता नहीं, फिर बहस होना है। क्योंकि देखिए वो बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि हम अनुसूचित जाति के हैं, हम अनुसूचित जाति के हैं, हम अनुसूचित जाति के हैं, और हम बार बार यही कह रहे हैं कि आप किस जाति के हो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर आप अनुसूचित जाति के हैं और आपको आरक्षण का लाभ लेना है, तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपके पास सबसे प्राथमिक चीज जो है वह है आपका जाति प्रमाण पत्र। बगैर उसके इस देश में करोड़ों लोग हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, लेकिन वो तब तक आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते जब तक कि आपके पास एक पर्याप्त और विधिवत जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा।
हमारा आक्षेप सिर्फ इस बात का है, हमारा आरोप सिर्फ इस बात का है कि आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वो प्रॉपर प्रारूप में नहीं है, और अगर वो प्रॉपर प्रारूप में नहीं है तो उस आधार पर आपका नामांकन खारिज किया जाए और उसके आधार पर हमको निर्वाचित घोषित किया जाए। मतलब अगर केस आपके ये फेवर हमने कोर्ट से कहा है, नहीं, निर्णय तो कोर्ट को करना है। भाई जैसे मान लो कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आता है तो चुनाव फिर होंगे कि आप विजेता ये होंगे? ये सारी परिस्थितियां और ये न्याय का अधिकार जो है वो न्यायालय का है, तो उस पर मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरी प्रार्थना कोर्ट से यही है कि उनका नामांकन खारिज किया जाए, क्योंकि जिस समय वो चुनाव लड़ रही थी और जिस समय उन्होंने वो जाति प्रमाण पत्र जो विवादित है, जो प्रॉपर नहीं है, उसके आधार पर उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। तो कोर्ट में तो बहुत सारे केस पेंडिंग है, आपको लगता है कि जल्दी सुनवाई हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? आप मुझे कारण बताइए ना। मेरी गवाही हो गई, कंचन तन्वे की गवाही होना बाकी है, उसके बाद क्या बचा है? बहस होगी। बीच में भी आपने कुछ आवेदन भी लगाया था ना, तारीख पे नहीं जाकर उनकी जितनी नहीं, वही आवेदन था मेरा जो आज खारिज हुआ है। अच्छा, वो लगाया था? वो आवेदन मैंने पिछली तारीख पे लगाया था, जब कंचन जी गई थी अपनी गवाही देने के लिए। उस समय हमने उनका जाति प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड मंगाने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई थी। उसी एप्लीकेशन को कल कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसका निर्णय आज जारी हुआ है। हालांकि अभी उस निर्णय की पूरी डिटेल नहीं आई है, केवल रिजेक्टेड लिखा हुआ है, तो हम उसको पहले पढ़ेंगे और फिर जो दस्तावेज हमारे पास हैं, जिनके आधार पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, उनको लेकर फिर न्यायालय के सामने जाएंगे। लड़ाई खत्म थोड़ी हुई है, छोटी छोटी बातें। इससे पहले भी एक और चीज खारिज हो गई थी, तो हमारे लोग खड़वा के बहुत खुश होने लगे थे, अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छप गई थी, और भारतीय जनता पार्टी के और कंचन तन्वे के जो समर्थक है वो हटा के फोड़ने लगे थे कि याचिका खारिज हो गई, याचिका खारिज हो गई। याचिका ऐसे थोड़ी खारिज होती है भैया, हमारी याचिका बहुत स्थिर है और अपने निर्णय पर पहुंचेगी, और 100%। आपको लग रहा निर्णय पे ये लगभग? बिल्कुल, हम निर्णय के नजदीक हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, और मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, क्योंकि आज हमारी जो एप्लीकेशन खारिज हुई है उसको भी लेकर अभी हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो लगे हुए हैं, उसका चिंतन मनन कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, और उसका भी निराकरण जल्दी हो जाएगा। अब किसी को इसमें खुशी होती है तो उनकी खुशी के लिए तो मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि आप खुश मत हो, बाकायदा खुश हो। मैं अपनी तरफ से आश्वस्त हूं, मैं इस प्रकरण में जीत हासिल कर रहा हूं और वो न्यायिक जीत होगी। अभी जैसे किसान 48 घंटे में 2 आत्महत्या कर ली, भाजपा भावंतर यात्रा निकाल रही है, आप वोट छोड़ गड्डी छोड़ की कार्यक्रम हस्ताक्षर अभियान में लगे हैं, तो किसान के बारे में कौन सोचेगा? एक मतलब मैं आपसे मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, और मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक नोटिस जारी किया है कि मुख्यमंत्री किसी भी मंच से कोई भी घोषणा करेंगे तो उसको घोषणा नहीं माना जाएगा। आज अखबार में एकदम फ्रंट पेज पे खबर से भी आपने पढ़ा होगा, पढ़िए फ्रंट पे, कि जब तक मुख्यमंत्री कार्यालय से उसकी स्वीकृति नहीं आती तो मुझे ये बताया जाए कि जिनको मध्य प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा जन समर्थन दिया है, अगर वो मंच पर खड़े होकर अपनी बात को स्थायी नहीं कर सकते तो हम तो विपक्ष में बैठे। आप भावंतर की बात कर रहे हैं, किसान की परेशानी के बारे में किसने बात की? मुझे ये बताइए कि जब नहीं, एक मिनट, आप ये विपक्ष की तरफ आरोप लगाना बहुत आसान है भैया। नहीं, लेकिन आपको ये सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए जिनके हाथों में जिम्मेदारी जिन्होंने दी है। आज वो अगर तकलीफ में है तो उस तकलीफ के लिए जिम्मेदार कौन है? विपक्ष जिम्मेदार है क्या? क्या विपक्ष के चिल्लाने से आप कर दोगे? अरे आपके विधायक सांसद खंडवा जिले को राहत में शामिल नहीं करवा पाए किसानों के लिए, उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। सारे के सारे विधायक आपके, सांसद आपके, पार्षद आपके, विधायक आपका, महापौर आपका, जिला पंचायत आपकी, जनपद आपकी, ईच एंड एवरीथिंग आपका, और विपक्ष कहां से जिम्मेदार हो गया भाई? किसानों को मुआवजा, मेरी बात सुनिए, आप बात गलत कर रहे हो। नहीं, भावंतर की बात आप कर रहे हो, आप मेरे को इसका जवाब दीजिए। पक्ष पार्टी भावंतर की बात कर रही है, अरे क्या भावंतर की बात कर रही है? तो सही, क्या मिला भावंतर में? पहले मेरी बात तो सुन लो। दूसरी पार्टी जैसे विपक्ष, फिर आप उसको भी तो दिखाओ, जो जिस आदमी ने बेचारे ने अपनी खड़ी सोयाबीन की फसल जला दी बाहर निकाल के, कि भैया ये इतनी इकट्ठी करी, इसमें से 9 किलो निकली। आपसे बोल रहा हूँ, तो मेरे को एक बात बताओ, देखो क्या रहता है, आज मेरे विपक्ष को भी पक्ष का मौका मिलता है आने का समय, क्या आप नहीं आना चाहते क्या? फिर फिर आपको जय नागड़ा जी की वो रिपोर्ट देखना चाहिए। देखिए बात निकलेगी, दूर तलक जाएगी। बबलू भैया आप वहां थे, तो फिर जय नागड़ा जी ने गलत नहीं बोला कि आप लिफाफा देते हो उसके अंदर क्या निकलता है। वो बच्चे भूखे मर रहे थे, सारे विधायक और मंत्रियों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया, और खाना किसने खिलाया कांग्रेस के लोगों ने, जाकर पूछिए आप। और उसके बाद 3 दिन बाद आप वहां के लोगों को इकट्ठा करके और बयान दिलवाते हो कि हमको सुबेरे का खाना, शाम का खाना, दोपहर का खाना इनने दिया उनने दिया। वो तो सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का नहीं, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा बबलू भैया। मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपने भावंतर की बात की ना,
सवाल इस बात का है कि ये जो फसलें जल गई, जो फसलें खराब हो गई, अतिवृष्टि से हो गई और कई कारणों से फसलें जो खराब हो गई, उनको जो मुआवजा अन्य जिलों में मिला है वो खंडवा जिले का उसमें नाम तक नहीं है। तो हमारे यहाँ के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। हमारे नेता तो वहां चिल्ला रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी बोलते हैं और बाहर भी बोलते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे हमारा नेता प्रतिपक्ष हो, वो पूरी ताकत से इसकी बात कर रहे हैं। हमारे पास खंडवा में है क्या? लेकिन उसके बावजूद जब भी अवसर आता है, हम कांग्रेस के लोग आम आदमी के साथ खड़े होते हैं, उसके दुख दर्द में खड़े होते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारे खड़े होने से जो जिम्मेदार लोग हैं वो बच रहे हैं, जिनके हाथ में जिम्मेदारी है, जो हजारों वोट से चुनाव जीत जाते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उसके बारे में बात करना पड़ेगी। बबलू भैया, हमसे तो सवाल पूछिए, हम तो जवाब देंगे। हमारे पास तो जवाब देने के अलावा भी कुछ बचा ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि पक्ष की पार्टी धन्यवाद रैली निकाल रही है। मैं एक आम जनता के हिसाब से पूछ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी वोट छोड़ गद्दी चोर के कार्यक्रम में लगी है, तो होता क्या है कि पक्ष जब गलत चलेगा तो विपक्ष खड़ा रहेगा, तो आने वाले टाइम आशा की किरण तो रहेगी, नहीं यार अब इनका साथ देना चाहिए। अभी जैसा माहौल अभी वर्तमान में चुनाव होते, तो आपको लगता है कि वर्तमान सरकार बन सकती है क्या? क्यों नहीं बनेगी? नहीं, और क्यों नहीं बनेगी बताइए? नहीं, वर्तमान में अगर आज चुनाव होते तो जो सत्तापक्ष पार्टी के जीत सकती है कि आज की स्थिति ऐसी है? बिल्कुल नहीं, सत्ता तो गई। तो मेरा कहने का मतलब कि आप थोड़ी मेहनत करेंगे, तो हम तो चाहते हैं ना कि देखो बदलाव की लहर आएगी तो कुछ चेंज होगा। ये हर पार्टी का अपना एक काम करने का तरीका होता है ना। कांग्रेस पार्टी का जो समावेशी विचार है वो सबके साथ चलता है। वो किसी एक दिन या किसी मौके की तलाश नहीं करता। हम निरंतर काम कर रहे हैं, निरंतर लोगों के साथ होते हैं। लेकिन अब सवाल ये कि एक मौका मिल जाए कि अब अरे बाप रे वो 9 बच्चे मर गए, लग जाओ सरकार के पीछे। अरे भाई, घटना हुई है, उस घटना में क्या संवेदनाएं व्यक्त की जा सकती, उसके बारे में बात करो। उनको किस तरीके से उनके साथ अपन उनको नॉर्मल कर सकते हैं, उसकी बात की जाए। लेकिन जिनके हाथ में जिम्मेदारी है वो कोरे लिफाफे अगर दे दे तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है यार। कोरे लिफाफे तो जय नागड़ा जी की रिपोर्ट पढ़िए ना आप, उन्होंने तो साफ साफ कहा है, वीडियो बनाकर कहा है कि भैया उसके अंदर था क्या किसी को नहीं मालूम। इतनी संवेदना भी नहीं रही लोगों में। अरे जो मुख्यमंत्री के हाथ से आपने लिफाफे दिलाए, आज तक किसी को नहीं मालूम कि उसमें था क्या। ये सवाल तो मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो नागड़ा जी की रिपोर्ट के हवाले से आपको बोल रहा हूं। तो सवाल संवेदनाएं किसकी मर गई है? जो उनको 2 टाइम का भोजन नहीं करा सके, संवेदनाएं किसकी मर गई? कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी और सरकार की? हम तो अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। कितनी समस्या, अभी जाओ जरा बंबई बाजार में जो टुकड़े बनाए हैं देख के आइए आप। एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा वहां, एक टुकड़ा वहां, तो हम तो टुकड़े टुकड़े में बढ़ गए। खंडवा में डेवलपमेंट के नाम पर आप किस चीज की बात कर रहे हैं? वो तो चुनाव आएगा तो फिर वो नहीं, सवाल हम ये बोल रहे हैं झगड़ा करेंगे हम जलेबी चौक, कोई चीज नहीं होना है। जनता भी निराश हो गई है, जनता को भी समझ में आ गया है, हर बार वही होता है। आज देखिए कि 1990 के बाद से लेकर बबलू भाई हम 2025 में आ गए, 33 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी बेबाक राज कर रही है खंडवा में। लेकिन आपको लगता है कि खंडवा और इंदौर के बीच में कोई तुलना की जाए? 1990 में जो इंदौर था और आज का इंदौर देख लो, और 1990 में जो खंडवा था आज से खंडवा देख लो, उससे पीछे ही मिलेगा। नहीं, अपन उनसे 500 साल पीछे, खरगोन से 40 साल पीछे, बुरहानपुर से 10 साल पीछे। खंडवा के नजदीक के सबसे 3 जिले, जिसमें खरगोन, हरदा और बुरहानपुर, ये 3 जिलों की स्थिति देखो। यहाँ के किसान संपन्न है, यहाँ के सब लोग व्यापारी संपन्न है। सिर्फ अगर कहीं परेशान है तो हम ही लोग हैं, हमारे सामने कोई भी बोलने वाला ही नहीं है। ऐसी पावन धरती है हमारी, दादाजी महाराज के चरण है यहाँ पे, और इंसानियत के कई लोग मदद करते हैं एक दूसरे की, कोई निर्धन की। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ हम आके डेवलपमेंट और हमारे जो हिस्से की चीजें रहती है, उद्योग धंधे हुए, कॉलेज हुए, उसमें हम बहुत पीछे हैं। तो अभी आपको हमने हमारे बड़े भैया कुंदन मालवीय जी की बात सुनाई है, इन्होंने इनका पक्ष रखा है। और इनके बाद 1 घंटे बाद हम एक वीडियो रिलीज करेंगे एडवोकेट देवेंद्र यादव जी का, जिनसे दोपहर में हमारी चर्चा हुई थी। तो हम रुके हुए थे ये फैसले के आखिरी कॉपी तक आने तक के लिए, इसलिए हमने डाला नहीं था, अपलोड करेंगे। तो भैया ने बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।